स्टूडेंट, मेरे YouTube चैनल में आपका स्वागत है। हम पढ़ रहे हैं वंशागत का आणविक आधार और आज इसमें जो महत्वपूर्ण टॉपिक है कि कैसे न्यूक्लियोटाइड का निर्माण होता है, कैसे दो न्यूक्लियोटाइड आपस में जुड़ते हैं और कैसे कई न्यूक्लियोटाइड मिलकर एक श्रृंखला बनाते हैं और यही श्रृंखलाएं DNA का निर्माण करती हैं। तो देर न करते हुए टॉपिक को शुरू करते हैं। तो यहाँ पे आप फिगर देख रहे होंगे, ये जो फिगर है ये है डीऑक्सीराइबो शुगर। तो आपको बता दें कि जो DNA होता है, DNA में जो महत्वपूर्ण शुगर होती है जो उसके निर्माण में सहायक होती है वो होती है डीऑक्सीराइबो शुगर। अगर हम वहीं RNA में देखें तो RNA में जो शुगर होती है वो होती है राइबो शुगर। तो DNA में डीऑक्सीराइबो शुगर होती है जिसका फार्मूला है C5H10O4। यहाँ पे ध्यान देने वाली बात है कि यहाँ पे एक ऑक्सीजन की कमी होती है, जबकि जो RNA का शुगर होता है उसमें O5 होता है। इसीलिए इसका नाम क्या रखा गया, डी माने कमी होना, ऑक्सी मीन्स ऑक्सीजन का, किस में, राइबो शुगर में, इसीलिए इसका नाम डीऑक्सीराइबो शुगर है। कंसेप्ट क्लियर हो गया होगा। तो ये डीऑक्सीराइबो शुगर है जो 5 कार्बनों से मिलकर बने हैं, 1 2 3 4 और ये पाँचवां कार्बन। ये 5 कार्बन से मिलके बनी हुई शर्करा है, इसीलिए इसको पेंटोज शुगर भी कहते हैं। यहाँ ध्यान देने वाली बात क्या है कि जो पहला कार्बन का ये हाइड्रोक्सिल ग्रुप है, इसके पहले वीडियो में हमने जो नाइट्रोजनस बेस होते हैं उसके बारे में डिटेल में अध्ययन किया था। यहाँ पे ध्यान देने वाली बात क्या है कि इस पहले कार्बन में जो हाइड्रोक्सिल ग्रुप है, इस हाइड्रोक्सिल ग्रुप में से ये 4 जो नाइट्रोजनस बेस होते हैं, नाइट्रोजनी क्षार होते हैं, इनमें चारों में से कोई एक इस OH ग्रुप पे आ जाएगा। मान लेते हैं कि ये एडेनिन है, ये यहाँ पे एडेनिन है, G क्या है, ग्वानिन है, C क्या है, साइटोसिन है, T क्या है, थायमिन। इन चारों में से कोई एक आके पहले कार्बन पे जुड़ेगा। तो मान लेते हैं यहाँ पे एडेनिन आके जुड़ जाता है, इस पहले कार्बन पे एडेनिन आके जुड़ गया। ध्यान से समझिएगा, जैसे OH को हटा के इसमें से एक जल काणु बाहर जाएगा और यहाँ पे हाइड्रोक्सिल ग्रुप जुड़ जाएगा। अब यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, शुगर हो गया, डीऑक्सीराइबो शर्करा हो गई और एक नाइट्रोजनस बेस जुड़ गया। अब वहीं पे ध्यान से समझिएगा, फिर अगला जो है वो फास्फेट ग्रुप है। ये फास्फेट ग्रुप भी क्या करता है, इस हाइड्रोक्सिल ग्रुप को हटा के यहाँ पे आके जुड़ जाता है, PO4 यहाँ आके जुड़ जाएगा, ये PO4 यहाँ पे आके जुड़ जाता है। यहाँ पे जो एडेनिन जुड़ा है वह जुड़ता है N ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड से। शुगर से जो नाइट्रोजनस बेस जुड़ता है, जो उनके बीच बंध बनता है, बॉन्ड बनता है, वो होता है N ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड। और जबकि वहीं पे जो फास्फेट जुड़ता है 5वें कार्बन से, वो बॉन्ड कहलाता है फास्फोएस्टर बॉन्ड। तो यहाँ दो महत्वपूर्ण बातें कि जो नाइट्रोजनस बेस जुड़ते हैं डीऑक्सीराइबो शुगर से, वो N ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड से जुड़ते हैं और पहले कार्बन पे जुड़ते हैं, जबकि वहीं पे जो फास्फेट ग्रुप होता है वह 5वें कार्बन पे जुड़ता है और वो उनके बीच जो बॉन्ड बनता है वो होता है फास्फोएस्टर बॉन्ड। अब ये जैसे तीनों चीज़ें जुड़ जाती हैं तो यहाँ पे समझते हैं, जैसे तिरंगे झंडे में 3 रंग होते हैं, ऊपर केसरिया होता है, फिर सफ़ेद, फिर हरा, उसी तरीके से ये 3 चीज़ें मिलके न्यूक्लियोटाइड का निर्माण करती हैं। पहला शुगर, दूसरा नाइट्रोजनस बेस, तीसरा फॉस्फेट। इसके बारे में हमने पिछले वीडियो में देख लिया था। अब ये कैसे न्यूक्लियोसाइड कहलाते हैं, कैसे न्यूक्लियोटाइड कहलाते हैं, तो यहाँ पे हम क्लियर कर लेते हैं कि जैसे यहाँ पे ये 4 नाम हैं, यहाँ पे ध्यान से समझिएगा, यहाँ पे यूरेसिल एक होता है, ये भी क्या है, नाइट्रोजनस बेस। लेकिन यूरेसिल जो होता है वो RNA के निर्माण में सहायक होता है, वहाँ पे थायमिन नहीं पाया जाता है। थायमिन पाया जाता है DNA के लिए, जबकि यूरेसिल पाया जाता है RNA के निर्माण में। तो ये महत्वपूर्ण चीज़ है कि यूरेसिल जो होता है वो RNA की श्रृंखला में सहायक होता है और यहाँ पे थायमिन जो होता है DNA की श्रृंखला में सहायक होता है। तो जब जो DNA की शुगर है वो क्या कहलाती है, डीऑक्सीराइबो शुगर। जब डीऑक्सीराइबो शुगर में एडेनिन जुड़ता है, यहाँ पे हमने फिगर में देख लिया कैसे जुड़ता है, उनके बीच बॉन्ड क्या बनते हैं, ये क्लियर हो गया। अब इनके नाम कैसे कहलाते हैं और
उसको हम कैसे उच्चारित करते हैं इसको समझते हैं। तो डीऑक्सीराइबोज से जैसे एडेनिन जुड़ जाता है वह बनाता है डीऑक्सी एडिनोसिन। फिर से समझते हैं, शुगर है डीऑक्सीराइबोज शुगर, उससे एडेनिन जुड़ गया। एडेनिन किससे जुड़ेगा? ये जुड़ेगा एन ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड से, और जैसे जुड़ा ये कहलाया डीऑक्सी एडिनोसिन। इस संरचना को जिसमें शुगर में नाइट्रोजनस बेस है यह कहलाती है डीऑक्सीराइबोन्यूक्लियोसाइड। ध्यान से समझिएगा कि डीऑक्सीराइबोन्यूक्लियोसाइड वह होती है जिसमें शुगर के साथ नाइट्रोजनस बेस जुड़ा होते हैं। तो ये न्यूक्लियोटाइड में कब कन्वर्ट होता है? तो जब इस डीऑक्सी एडिनोसिन में फास्फेट का अणु जुड़ जाता है तो यह कहलाने लगते हैं डीऑक्सीराइबोन्यूक्लियोटाइड। तो यह अंतर महत्वपूर्ण है, ये साइड है और ये क्या है? टाइड। यदि फास्फेट नहीं जुड़ा है, शर्करा और नाइट्रोजनस बेस केवल जुड़े हुए हैं तो वह कहलाता है डीऑक्सीराइबोन्यूक्लियोसाइड। यदि इसमें फास्फेट जुड़ जाता है तो वह कहलाता है डीऑक्सीराइबोन्यूक्लियोटाइड। तो ध्यान से समझिएगा, जैसे यहाँ फास्फेट जुड़ गया यह कहलाने लगता है डीऑक्सी एडिनोसिन 5 मोनोफास्फेट। मोनो मीन्स एक, फॉस्फेट यानी, और यहाँ 5 है, दैट मीन्स इस 5वें कार्बन पे आके फास्फेट जुड़ता है, इसी वजह से इसको कहा गया डीऑक्सी एडिनोसिन 5 मोनोफास्फेट। ये कहलाया डीऑक्सीराइबोन्यूक्लियोटाइड। और यह टाइड वो इकाई है, वो यूनिट है जो डीएनए की श्रृंखला का निर्माण करती है। अब बात यहीं पे 4 प्रकार के न्यूक्लियोटाइड होते हैं, और वो क्यों होते हैं? क्योंकि 4 अलग अलग प्रकार के नाइट्रोजनस बेस होते हैं, तो इसी आधार पे न्यूक्लियोटाइड का नाम रखा गया है। तो जब दूसरे डीऑक्सीराइबोज शुगर से ग्वानिन जुड़ता है, जिसको हम जी से प्रेजेंट करते हैं, ग्वानिन जब डीऑक्सीराइबोज शुगर से जुड़ता है तो वह कहलाता है डीऑक्सीग्वानोसिन। डीऑक्सीग्वानोसिन ये न्यूक्लियोसाइड है। जब यह फास्फेट से जुड़ता है तो यह कहलाता है डीऑक्सीग्वानोसिन 5 मोनोफास्फेट। वहीं पे अगर हम तीसरी बात करते हैं तो डीऑक्सीराइबोज जब साइटोसिन इसको सी से रिप्रेजेंट करते हैं, जब साइटोसिन डीऑक्सीराइबोज से जुड़ता है यह कहलाता है डीऑक्सीसाइटिडीन। और वहीं पे जैसे ये फास्फेट जो उसके 5वें कार्बन में आके जुड़ता है, अब ये कहलाने लगता है डीऑक्सीसाइटिडीन 5 मोनोफास्फेट। तो यहाँ पे नाम समझते जाइएगा और उनके बीच का अंतर समझते जाइएगा कि कब वो न्यूक्लियोसाइड हुए, कब वो न्यूक्लियोटाइड हुए। फास्फेट जुड़ गया तो न्यूक्लियोटाइड हो गया। आखिरी देख लेते हैं, डीऑक्सीराइबोज से जब थाइमिन, जिसको हम टी से रिप्रेजेंट करते हैं, तो यह बनाते हैं डीऑक्सीथाइमिडीन। यानी थाइमिन जुड़ गया तो वह डीऑक्सीथाइमिडीन कहलाएगा, और जैसे इसमें फास्फेट जुड़ गया यह कहलाएगा डीऑक्सीथाइमिडीन 5 मोनोफास्फेट। फिगर में भी आप देख रहे होंगे कि किस तरीके से न्यूक्लियोटाइड का निर्माण होता है। बीच में देखिएगा शर्करा है और उसके दाएं और बाएं में नाइट्रोजनस बेस और फास्फेट ग्रुप जुड़ा हुआ है, और यही संरचना क्या कहलाती है? डीऑक्सीराइबोन्यूक्लियोटाइड, और वो इकाई है जो डीएनए का निर्माण करते हैं। अब डाई न्यूक्लियोटाइड किसे कहते हैं? डाई मीन्स होता है 2। जब 2 न्यूक्लियोटाइड आपस में जुड़ जाते हैं, इस लाइन में समझिएगा, 2 न्यूक्लियोटाइड आपस में जब फास्फोडाइएस्टर बंध से जुड़ते हैं तो वो क्या कहलाते हैं? डाई न्यूक्लियोटाइड। यहाँ पे देखिएगा, यहाँ पे इस फिगर को ध्यान से समझिएगा। यह फिगर क्या है? एक न्यूक्लियोटाइड है, जबकि यहाँ पे ये दूसरा न्यूक्लियोटाइड है। तो जो पहला न्यूक्लियोटाइड है उसका जो 5' सिरा होता है, 5' किस नाम पे आधारित है? 5वें नंबर के कार्बन से। 5' सिरा जो होता है मुक्त होता है, फ्री होता है, यह किसी से नहीं जुड़ता, जहाँ श्रृंखला की नई शुरुआत होती है। तो ये महत्वपूर्ण पॉइंट है कि जो 5' सिरा होता है वह शुरुआत में किसी से नहीं जुड़ेगा। ये श्रृंखला आगे बढ़ेगी, किस दिशा में बढ़ेगी? 3' कार्बन के दिशा में आगे बढ़ेगी। जो पहला न्यूक्लियोटाइड है उसमें उससे दूसरा जो न्यूक्लियोटाइड आएगा उससे पीछे जुड़ेगा, और पीछे जुड़ेगा कहाँ पे? तो ध्यान से समझिएगा, ये तीसरा कार्बन है, तीसरा कार्बन जहाँ पे हाइड्रोक्सिल ग्रुप है। इस तीसरे कार्बन में हाइड्रोक्सिल ग्रुप में दूसरे न्यूक्लियोटाइड का 5वां कार्बन जहाँ पे फास्फेट जुड़ा हुआ है, किससे? फास्फोएस्टर बॉन्ड से जुड़ा हुआ है, वह पहले न्यूक्लियोटाइड के तीसरे कार्बन से जुड़ता है। तो यहाँ महत्वपूर्ण चीज़ क्या है कि दूसरे न्यूक्लियोटाइड का 5वां कार्बन किससे जुड़ रहा है?
तीसरे कार्बन से जुड़ा है, किसके? पहले न्यूक्लियोटाइड से। और इसकी दिशा क्या है? 5' से 3', क्योंकि ये 3' है, इसकी दिशा क्या है? 5' से 3'। तो ये महत्वपूर्ण चीज़ है कि जब दो न्यूक्लियोटाइड जुड़ते हैं तो जो पहला न्यूक्लियोटाइड होता है उसका 5' सिरा आगे का वो मुक्त होता है, फ्री होता है, जिसको 5' किनारा या 5' एंड कहते हैं। जबकि दूसरा जो सिरा होता है वो न्यूक्लियोटाइड का 5वां कार्बन उसके तीसरे कार्बन से जुड़ता है और ये एक बॉन्ड बनाते हैं जिसको हम कहते हैं फास्फोडाइएस्टर बॉन्ड। फास्फोडाइएस्टर बंध। ये फास्फोडाइएस्टर बंध से यहाँ दो फास्फोएस्टर बंध होते हैं, इसीलिए इसको कहते हैं फास्फोडाइएस्टर बॉन्ड। यहाँ से अब जुड़ गए। ये संरचना क्या कहलाती है? डाई न्यूक्लियोटाइड। इसको हम कहते हैं क्यों? क्योंकि यहाँ पे दो न्यूक्लियोटाइड जुड़ गए और ये डाई न्यूक्लियोटाइड का निर्माण करते हैं। यहाँ पे समझिएगा, जब अब अगला पॉइंट क्या है, जब कई न्यूक्लियोटाइड आपस में जुड़ जाते हैं तो उन्हें पॉलीन्यूक्लियोटाइड कहते हैं। आपके एनसीईआरटी में फिगर दिया हुआ है, इस फिगर में देखिएगा कि आगे का जो 5' सिरा कार्बन का न्यूक्लियोटाइड का मुक्त है और उसके पीछे दूसरा न्यूक्लियोटाइड जुड़ गया उसके 3' पे, फिर अगला न्यूक्लियोटाइड आया उसके 3' से जुड़ा। इस तरीके से कई न्यूक्लियोटाइड जुड़े हुए हैं और वो एक श्रृंखला का निर्माण करते हैं, यही पॉलीन्यूक्लियोटाइड कहलाती है। आपको कंसेप्ट क्लियर हो गया होगा। आगे देखते हैं। न्यूक्लियोटाइड सदैव, ये इसके बारे में हम लोग समझ चुके हैं कि न्यूक्लियोटाइड सदैव 5' से 3' दिशा में जुड़ते हैं। ये बात समझ चुके हैं कि जो 5वां कार्बन होता है वो मुक्त होता है और जो आखिरी न्यूक्लियोटाइड होगा उसका 3' सिरा मुक्त होगा। तो पहले वाले का 5' सिरा और आखिरी वाले का 3' सिरा उस श्रृंखला में फ्री होता है, तो इसीलिए उसको 5' एंड और उस आखिरी वाले न्यूक्लियोटाइड को 3' एंड कहते हैं और इनकी दिशा 5' से 3' होती है, जिससे श्रृंखला का प्रारंभिक सिरा 5' किनारा कहलाता है और आखिरी सिरा 3' किनारा या 3' एंड कहलाता है। ये महत्वपूर्ण बात थी। आगे चलते हैं। डीएनए की जब ऐसे, आपको भी पता है कि डीएनए जो होता है वो द्विकुंडलित मॉडल होता है, डबल हेलिकल मॉडल होता है, डबल हेलिक्स मॉडल होता है। तो इस फिगर में भी आप देख रहे होंगे कि दो श्रृंखलाएं जुड़ के डीएनए का निर्माण कर रही हैं। तो एक श्रृंखला पहले पॉलीन्यूक्लियोटाइड की बन जाएगी, फिर दूसरी श्रृंखला भी पॉलीन्यूक्लियोटाइड की बनती है और दोनों आपस में लिपट जाती हैं और मिल जाती हैं और वो डीएनए का निर्माण करती हैं। इसी तरीके से हम समझ गए। और दोनों श्रृंखलाएं, यहाँ महत्वपूर्ण चीज़ क्या है कि जो एक ये क्या है नाइट्रोजनस बेस, ये ग्वानिन है, एडेनिन, ये दोनों श्रृंखलाओं के आपस में हाइड्रोजन बंध से जुड़ते हैं और हाइड्रोजन बंध से जुड़ने के कारण दोनों श्रृंखलाएं ऐसे जुड़ती हैं जैसे एक सीढ़ी जुड़ती है। तो आप फिगर में देख रहे होंगे इनके बीच कैसे हाइड्रोजन बंध जुड़ते हैं। और एक महत्वपूर्ण बात कि एडेनिन और जो थाइमिन होता है उनमें 2 हाइड्रोजन बंध पाए जाते हैं। फिगर में भी देख रहे होंगे एडेनिन और थाइमिन में 2 हाइड्रोजन बंध पाए गए, जबकि वहीं पे ग्वानिन और साइटोसिन में 3 हाइड्रोजन बंध पाए जाते हैं। यानी ग्वानिन और साइटोसिन ज़्यादा मजबूती से जुड़ते हैं किसकी अपेक्षा? एडेनिन और थाइमिन के। तो फिगर में देख रहे होंगे एडेनिन और थाइमिन डबल हाइड्रोजन बंध से जुड़ते हैं, जबकि ग्वानिन और साइटोसिन ट्रिपल हाइड्रोजन बंध से जुड़ते हैं। यहाँ पे यह सारी जानकारी कंप्लीट हो गई। आपको और कोई डाउट होता है, आपको वीडियो कैसा लगा तो ज़रूर कमेंट बॉक्स में मैसेज कीजिएगा। अगर आप चैनल में नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, अपने दोस्तों में शेयर कीजिएगा। थैंक यू।